अंदर किसी लक्ष्य को पाने का जुनून होता है तो वो नहीं देखता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, समय का क्या बाउंडेशन है, केवल उसके मन में पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई रहती है। अगर यही चीज़ बच्चे के मन में आता है तो निश्चित ही वो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचता है और अपनी जो जितनी भी उपलब्धियां होती हैं उन्हें दरकिनार करते हुए कुछ नया करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में आज हम मुलाकात कर रहे हैं अंजलि राजपूत से। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अंजलि राजपूत है और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मैंने इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 94.6% प्राप्त किए हैं। अच्छा, 94.6। अच्छा, 94.6%। इतना पाने के बाद आपने जिले में प्रथम स्थान अर्जित किया है। यस सर। है ना? यस सर। तो ये जितनी उपलब्धि आपको मिली है, इस उपलब्धि का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और टीचर्स का इसमें गाइडेंस बहुत ज्यादा है, जिस कारण से मैंने इस सफलता को प्राप्त किया है। अच्छा, तो जब आपको कब पता चला, जिस दिन आप रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद आपको कब पता चला कि हम जिले में प्रथम हैं? जब मैं स्कूल गई तभी मुझे पता चला था, लेकिन जब मैंने नंबर देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि मेरी रैंक फर्स्ट होगी। हाँ। जब मैं स्कूल गई तो फिर बाद में अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि मेरी, जब नंबर देखने के बाद, नंबर यहाँ देख ली थी क्या आप? यस सर, देख ली थी। तो उसके बाद आप विद्यालय गई हैं? यस सर। तो आपके अंदर ऐसा क्या, कौन सी भावना आई कि हम जो है हमारा रैंक नहीं लगी है? मैंने नंबर देख के सोचा कि इससे ज्यादा परसेंटेज गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी रैंक नहीं लगी होगी। अच्छा, तो जब वहाँ पहुंची तो क्या पता चला? तब वहाँ जब कौशाम्बी की टॉपर लिस्ट आई तो वहाँ पता चला कि मेरे फर्स्ट पोजीशन है। अच्छा, क्लास 12th में। तो कैसा रिएक्शन था उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, और उसके बाद सबसे पहले फिर किसको बताई आप? भाई फोन लगाया तो भाई को बताए फिर। हाँ। और फिर मम्मी पापा को पता चला। अच्छा, यस सर। इस सफलता के दौरान सबसे बड़ी चीज होती है टाइम। यस सर। पढ़ाई के दौरान आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? पहली बात, मैं अपना जब मैं स्कूल से आती थी तो अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लेती थी स्कूल में कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है। और मैं टाइम को नहीं करती थी कि हाँ इसी टाइम पे मुझे ये चीजें करनी, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल रहता था वो एक फ्लेक्सिबल रहता था। ये नहीं कि अगर मैंने इस टाइम पे अपना यही सब्जेक्ट रखा है तो क्योंकि उसमें कोई मतलब कि कोई समस्या भी आ सकती है, जिस कारण से हमारा वो टाइम टेबल मतलब कि वो हो सकता है। तो फिर मैंने फ्लेक्सिबल होने, अपना टाइम टेबल हरदम फ्लेक्सिबल रखती थी, जिस कारण से अगर मेरे उस टाइम पे वो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो सब्जेक्ट उस टाइम पे अवेलेबल हो सकता है करने में, मैं खुद उस टाइम टेबल को करने में सक्षम हो सकती हूँ। तो मैंने उसी सब्जेक्ट को उतने समय पढ़ा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पढ़ने के लिए टाइम जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है? यस सर। मतलब पढ़ना है, लेकिन किस टाइम पढ़ना है इससे कोई मतलब नहीं है। No, लेकिन पढ़ना ही है। यस सर। है ना? यस सर। तो कितना समय देती थी पढ़ाई पर? मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ती थी और मेरे घर वाले मुझे कुछ भी नहीं कहते कि हाँ तुम ये करो। मेरा सिर्फ मेन मकसद था मुझे पढ़ाई करना है बस। अच्छा। यस सर। तो इस पढ़ाई के दौरान जो है सबसे, अगर बात करें तो आज के जो हमारा नवयुवा है इसमें उलझा हुआ है। यस सर। वो है सोशल मीडिया। यस सर। है ना? तो सोशल मीडिया जो होती है ये क्या करती है कि बच्चों को उलझाए रखती है और उस उलझन में कभी वो इंस्टाग्राम चला रहा है, कभी वो फेसबुक चला रहा है और कभी वो व्हाट्सएप चला रहा है। यस सर। है ना? तो इससे आप अपने आप को कैसे बचाई हैं? सर, क्योंकि जो मोबाइल फोन होता है हम उसका दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो हम उसका मिसयूज करें या तो फिर यूज करें। अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो हमारे लिए दुष्प्रभाव दिखाएगा। हाँ। अगर उसका हम यूज कर रहे हैं तो वही हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से हम जो चीजें हमें समझ नहीं आती है हम उनको समझ सकते हैं। अच्छा। यस सर। मैं सोशल मीडिया को यूज करती थी, ना कि उसका मिसयूज। अच्छा। यस। तो आप दोहन नहीं करती थी? नो सर। उसे उपयोग करती थी। सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सोशल मीडिया है आपकी सहायता किस प्रकार की है? सर, जैसे मुझे कोई टॉपिक्स स्कूल में समझ नहीं आता था, या तो फिर जब मेरे अवकाश हुआ करते थे तो मुझे टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं उसको ना फोन पे सर्च किया करती थी, फिर उसी को देखा करती थी। कभी ऐसा हुआ कि जैसे टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और टीचर थोड़ा पीछे चल रहा है? यस सर। तो क्या आपने जो टीचर्स पढ़ा रहा है उसके आगे समझने का प्रयास किया? यस सर। यही मैं मतलब कि फोन में यही चीजें करती थी। मतलब कि अगर टीचर
मतलब कि पढ़ा कोई टॉपिक जैसे मुझे आज पढ़ाएं, लेकिन मैं वो टॉपिक को जो अगर कोई टॉपिक है जिसको कल वो पढ़ाएंगे, अच्छा। तो फिर वो टॉपिक को मैं घर से समझ के जाती थी। हाँ। यस सर। ऐसा, अच्छा, ये करने से आपको लाभ क्या मिलता था? जो चीज़ें टीचर समझाते थे, एक बार हम पहले समझे रहते थे, वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती थी। अच्छा। यस सर। तो कोई ऐसा टॉपिक रहा हो कि जो यहाँ आपने पहली बार थोड़ा सा देखा हो, उसकी धुंधली सी स्मृति याद हो, और आप वहाँ जा करके टीचर्स पढ़ाया हो, तुरंत समझ में आ गया हो? हाँ सर, ज़्यादा समझ में आ जाता था मुझे पूरा जो टीचर समझाते थे। अच्छा। यस सर। तो कोई ऐसा मतलब विशेष टॉपिक रहा हो जिसने आपको परेशान किया हो, आपको दोनों की हेल्प लेनी पड़ी हो? मैथ में मेरा इंटीग्रल था, जो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन ना फिर मेरी छुट्टी हुई थी 1 महीने की, फिर बाद में मैंने सर्च किया फ़ोन पे, तो फिर बाद में फ़ोन से पढ़ा, और फिर बाद में जब टीचर पढ़ाया तो मुझे पूरा समझ में आ गया था। अच्छा। यस सर। तो अगर इस पूरी यात्रा के दौरान अगर हम देखें, बोर्ड परीक्षा जो होती है, यस सर, एक अपना नया दबाव लेके आती है, नया प्रेशर लेकर के आती है। तो बोर्ड परीक्षा का कितना दबाव था? बोर्ड परीक्षा में मैंने अपना पहले बात तो सिलेबस पूरा कवर कर लिया था, जिसके अर्थ से मुझे कोई मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, और डर भी नहीं लग रहा था जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी। अच्छा, तो क्या ये सोच के जाती थी कि टॉप हमें करेंगे? नहीं सर, ये नहीं रहता था, लेकिन मैं अपना पूरा सिलेबस मतलब पढ़ के जाती थी कि मुझे वहाँ पे ये ना रहे कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं है, जिसका अर्थ से मुझे टेंशन हो। अच्छा। लास्ट में 1 महीने में क्या रणनीति अपनाई आपने? अंतिम जब परीक्षा को 1 महीना रह गया है, उस समय आपने क्या किया था? मैं जब 1 महीना बच गए थे, तो मैंने अपने सब्जेक्ट को दिनों में डिवाइड कर लिया था कि इतने दिन में ये मुझे सब्जेक्ट पूरा कवर करना है। जितने इसमें, जैसे अगर फिजिक्स है, मैथ है, अगर उसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल सहित मुझे उसको कंप्लीट करना है, और मैंने ये किया भी था। अच्छा। यस सर। तो लास्ट में मतलब केवल यही रणनीति रही है? यस सर। आप अगर अब हम बात करें थोड़ा विषयवार, तो आपने हिंदी में कितने नंबर पाए हैं? मैंने हिंदी में 94 नंबर पाए। अच्छा। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 93। फिजिक्स में? फिजिक्स में 95। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 99। और मैथ में? 92। यस सर। मैं ये देखता हूँ कि विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ थोड़ा कठिन माने जाते हैं। यस सर। है ना? तो और उसमें जैसे आपसे मैं पूछूं, सबसे फेवरेट विषय कौन सा था आपका? मेरा फिजिक्स था। अच्छा, फिजिक्स था। यस सर। और मैथमेटिक्स? वो भी था। अच्छा, मैथमेटिक्स भी था। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो इतना कठिन विषय को कैसे संतुलित किया आप? सर, पहले जो टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसको हमको पहले पढ़ना चाहिए। अगर वो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही तो उसे पूछना चाहिए। ये नहीं और हमें ये नहीं करना चाहिए कि हाँ टीचर हमें डांटेंगे अगर हम पूछेंगे। हमें बेझिझक होके अगर वो चीज़ हमें नहीं आ रही है तो पूछने का प्रयास करना चाहिए, और वो बताएंगे भी। अच्छा। यस सर। तो अगर बात करें भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान के लिए क्या रणनीति रही है? भौतिक विज्ञान के लिए मतलब कि मैंने, जैसे कोई सवाल है उसको ना स्टेप वाइज मुझे एग्जाम में कैसे करने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सवाल आ रहा होता है, लेकिन हम सारे सवालों को वो करने के चक्कर में जो सवाल हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है, हम उसको बहुत छोटा कर देते हैं, जिस कारण से हमारे जो नंबर कटने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ मैंने ज़्यादातर सब सब्जेक्ट में की है। अच्छा। यस सर। तो जैसे बात करें थोड़ा से और आगे कि आप केवल और केवल विद्यालय पे डिपेंड थी या कोई अदर कोचिंग ट्यूशन चल रहा था? नहीं सर, मेरे स्कूल में ना एक्स्ट्रा क्लासेस शाम को भी चलती थी, सुबह भी चलती थी, और मेरे टीचर इतना पढ़ा देते थे कि मुझे कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। यस सर। लेखन शैली का क्या महत्व है यूपी बोर्ड में? जो यूपी बोर्ड मेरे हिसाब से जो यूपी बोर्ड है टू द पॉइंट से ज्यादा भूमिका देखती है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगी, जैसे बायोलॉजी में है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का पावर हाउस है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे जो नंबर कटने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको ये लिखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो जो यहाँ पे हमारे नंबर कटने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं, और हमें फुल नंबर मिलने के चांसेस भी रहते हैं। इसको एक बार फिर रिपीट करिए, क्या बताइए आप? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर हम इसे ऐसा लिखेंगे तो हमारे जो नंबर कटने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस पे हमारे नंबर जो कटने के चांसेस है वो नगण्य के बराबर होंगे और हमें नंबर पूरे मिलने के चांसेस हैं इसमें। तो आप बायोली नहीं थी? नो सर, 10th तक तो पढ़ी हूँ। अच्छा, 10th क्लास तक पढ़ी हो? यस सर। तो कुल मिलाकर जैसे मैथ में लंबे सवाल हल करने होते हैं, यस सर, तो उसमें क्या कैसे रिप्रेजेंट करती थी आप? मैथ में पहली बात तो हमको स्टेप वाइज आंसर देना है, क्योंकि स्टेप यूपी बोर्ड में स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। और क्योंकि बच्चा जब स्टेप वाइज नहीं करता, कभी कभी वो ऐसा रहता है जल्दबाजी कर देता है, तो जिसके कारण से एग्जामिनर अगर वो फार्मूला भी प्रेजेंट नहीं किया है तो एग्जामिनर को कभी कभी ऐसा रहता है कि नहीं समझ में आता तो नंबर काट सकता है। अच्छा। इसलिए हमें अगर हम मैथ में अगर कर रहे हैं सवाल तो हमें फार्मूलों का प्रेजेंटेशन जरूरी है करना, और जो आंसर है उसको हम बॉक्स में वो करके लिखें। भौतिक विज्ञान में चित्रों का क्या महत्व है? भौतिक विज्ञान में से कोई सवाल है, अगर पहले तो मुझे पढ़ें, उसमें जो बातें दी हैं उसको हम पहले लिखें, और फिर अगर उसमें डायग्राम बन रहा है तो डायग्राम लिखें, क्योंकि डायग्राम का भी नंबर हमें मिलता है। जैसे अगर 5 नंबर का सवाल है तो अगर डायग्राम बना देंगे तो हमें 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन और जो 2 नंबर हैं वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के मिल सकते हैं। अच्छा। यस सर। तो जैसे कॉपी में जब डायग्राम आप बनाती थी तो कलरफुल पेन यूज करती थी क्या, ऐसे नॉर्मल पेंसिल का? नहीं सर, मैं पेंसिल का यूज करती थी, क्योंकि बायोलॉजी में तो कलरफुल चल सकता है लेकिन फिजिक्स में जहाँ तक है कम नहीं चल सकता। अच्छा। यस सर। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूँ, सबसे बड़ी चीज़ तो आपने राइटिंग की बात कर ली है, और अच्छा जो है आपने बताया कि हाँ कैसे कैसे डायग्राम का क्या महत्व होता है। भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं परेशान होते हैं आंकिक प्रश्न में। यस सर। है ना, और खास करके जो बच्चे बायो लिए रहते हैं, आप तो मैथमेटिक्स से पढ़ी हैं, वो बायो वाले बच्चों को आंकिक प्रश्न कैसे तैयार करना चाहिए, कुछ इस पर प्रकाश डालिए। पहली बात तो उनको अपना बेसिक मजबूत रखना चाहिए, और उनको सवाल का पहले हमें रूप देख के कि ये बड़ा है, ये हमसे नहीं होगा। हमें उसको लाइन वाइज पढ़ना चाहिए, उसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है उसको लिखना चाहिए, और फिर हमें फार्मूला भी याद रखना चाहिए, और जो फार्मूला वहाँ पे लग रहा है वो फार्मूला लगाना चाहिए, तो हमें सवाल जरूर आएगा वो। अच्छा। यस सर। आपकी सफलता में आपका विद्यालय और आपके विद्यालय के जो गुरुजन रहे हैं उनका क्या महत्व रहा है? सर, मेरी सभी सफलता में मेरे टीचरों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल में ये नहीं रहता कि सिर्फ क्लास में जो पढ़ा दिया जाएगा क्लास में ही पढ़ो और क्लास में डाउट्स पूछो, या हम वहाँ के टीचर हमारे ये रहते थे कि अगर जैसे तुम्हें कोई सवाल नहीं आ रहा है, अगर तुम घर से पढ़ के आ रहे हो और डाउट्स तुम्हारा है तो हम तुम्हारे लिए 1 घंटे 2 घंटे रुक के तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे, फिर हम घर जाएंगे। अच्छा। यस सर। और कोई विशेष सपोर्ट रहा हो? मतलब नहीं, वहाँ पे सही बच्चों को इक्वल रहता था। ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सभी बच्चों के लिए इक्वल शिक्षा है और सही बच्चों के लिए इक्वल डाउट सॉल्यूशन। अच्छा। यस सर। और जैसे क्या कहते हैं, आपका जो यूपी बोर्ड है आने वाली परीक्षा के लिए और बच्चों के लिए क्या संदेश है? मेरा यही संदेश रहेगा कि पहली बात तो अपने जितना सिलेबस है उसको पहले पूरा पढ़ो, और जब एग्ज़ाम देने जाओ तो ये मतलब कि वहाँ पे तनिक भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा सिलेबस, कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस कवर ना होने की वजह से हमें बहुत टेंशन होती है। अच्छा। हमारा जितना सिलेबस है उतना पहले कवर करो, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। यस सर। तो ये जो टॉप करने की परंपरा आई है, ये आपके मन में कैसे आई है? सर, जब मैं 10th में भी ऐसा ही, 10th में मुझे ऐसा लगा कि हाँ जब मेरे इतने अच्छे परसेंटेज बने और मेरी रैंक लगी है तो 12th में भी मैं कर सकती हूँ। 10th में क्या पोजीशन थी? 10th मेरी डिस्ट्रिक्ट में 4th पोजीशन थे। अच्छा। और इस बार डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन है। बहुत कम बच्चों का ऐसा होता है कि जिनका हाई स्कूल का रिजल्ट डाउन रहे और इंटर में अप कर जाए। हाई स्कूल में इनकी 4th पोजीशन रही और इंटर में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। एक बहुत बड़ी लंबी छलांग है, और कहते हैं कि लंबी छलांग मारने के लिए पहले आपको 2 कदम पीछे जाना ही पड़ता है, उसके बाद आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। ये बताइए, विद्यालय और गुरुजनों का तो रहा है, टॉप करने के लिए कोई मोटिवेशन रहा है कि हाँ मुझे जो है मोटिवेशन अच्छा मिलता था? हाँ, जब स्कूल के दौरान हमारी प्री बोर्ड और मतलब कि जो परीक्षाएं हुआ करती थी तो मॉर्निंग में ना टीचरों का एक
वो मतलब कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्लास रखी जाती थी, जिससे हमारे जैसे बलवंत सर हैं और अंकित सर हैं जैसे टीचरों को सब हमें मोटिवेट करते थे कि हाँ ऐसे करो, तो मतलब कि बच्चा और मोटिवेट होता था। अच्छा। और इतना ही नहीं कि मॉर्निंग में सिर्फ हमें असेंबली में ही मोटिवेट किया जाता हो, जब क्लास चलती थी तो क्लास में भी 2 से 3 मिनट टीचर हमें मोटिवेट करते थे। अच्छा। यस सर। लोग मोटिवेशन जो आज के बच्चे होते हैं, अगर ऐसे क्लास में बच्चों को कुछ थोड़ा से कुछ कहानियों के माध्यम से अगर हम मोटिवेट करते हैं यस सर। तो बच्चों को ये लगता है कि सर बकवास कर रहे हैं और उन्हें पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, जबकि मोटिवेशन पर नहीं। तो क्या मोटिवेशन जरूरी है कि नहीं है, इस पर थोड़ा विशेष प्रकाश डालिए। सर मोटिवेशन भी लाइफ में जरूरी है और डिसिप्लिन के साथ है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो सिर्फ मोटिवेशन के साथ चलेंगे तो हम कुछ ही स्टेप बस पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिसिप्लिन भी रहेगा, मोटिवेशन भी रहेगा तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। चलिए बहुत अच्छा है। तो ये सब लाइनें आपको याद रहती थी और इन्हीं के साथ आप पढ़ाई करती थी। चलिए, कभी किताब खोलते समय ऐसा लगा कि जब आप कभी बच्चा होता है ना फिजिक्स पढ़ता रहता है तो उसे केमिस्ट्री की याद आती है कि हमारा केमिस्ट्री छूट रहा है, और इस समय केमिस्ट्री खुलती है तो उस समय लगता है हमारा फिजिक्स छूट रहा है। अब पता चलता है फिजिक्स पढ़ता है तो मैथ की याद आ जाती है। तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि नहीं? सर मुझे हाँ पहली बार हुआ था कि मैथ में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, तो मेरा ज़्यादा माइंड मैथ में ही रहता था कि हाँ मुझे मैथ करना है। लेकिन फिर बाद में मैंने एक वो मतलब अपना स्टडी शेड्यूल फिक्स किया कि हाँ मगर मुझे मैथ में इंटरेस्ट है तो मैं मैथ पहले करूँगी और मतलब कि फिर बाद में सभी सब्जेक्ट को वो करती जाऊँगी। मैं स्कूल से आई थी तो पहले मैथ का करती थी, फिर बाद में सभी सब्जेक्ट का करती थी। अच्छा। यस सर। तो आपने बताया कि जो है हम मैथ भी करते थे, उसके बाद फिजिक्स भी करते थे, केमिस्ट्री भी करते थे, तो ये तो 100% श्योर है जब तक आप पांचों विषय का सामंजस्य नहीं बैठाएंगे। क्योंकि अगर एक भी विषय में नंबर कम हो जाता है तो बच्चा मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है। इसलिए सारे विषयों पर, और सारे विषय 100 नंबर के होते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि सब पर फोकस करना चाहिए और सबको बराबर टाइम देना चाहिए, तभी हम जो है क्या कहते हैं परीक्षाओं में अपनी सही सफलता अर्जित कर सकते हैं, है ना। तो आपने जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छा बताया। और कुछ और शौक है कि नहीं अंजलि के? आगे का लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं? मेरा आगे का लक्ष्य है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं। तो उसके लिए क्या सोच रही हैं आप? पहले क्या करेंगी? यूपीएससी के लिए तो आपको एक बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी ना? यस सर। तो बैचलर डिग्री में क्या लेना चाहेंगे? मैं बैचलर डिग्री में बीटेक करूंगी। अच्छा, बीटेक करना चाहती हैं। तो बीटेक कभी पता है कि आपने इसमें कौन सा ब्रांच चुनना है, किस ब्रांच से बीटेक करना है? सीएससी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको यूपीएससी ज्वाइन करना है। क्यों सोच रहे हैं आप यूपीएससी करेंगी? आपके मन में यूपीएससी क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका कुछ रुतबा ही बहुत अलग होता है। अच्छा, जैसे कभी आपने यूपीएससी क्रैकर व्यक्ति को देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, हमारे स्कूल में आते थे। हाँ। उनका स्वागत भी बहुत अच्छे से किया जाता था। हाँ। यही देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई मैं। अच्छा। तो क्या चाह रहे हो कि आपके लिए भी ढोल ताशे बजे? बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए आपने सोचा कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है। यस सर। यूपीएससी सिविल सर्विस होती है और समाज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी आपने समाज के बारे में जानना चाहा कि इसको आवश्यकता किस चीज़ की है? सर अगर आपको एक जिले का डीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले सुधार क्या करेंगी? मैं तो पहले जो कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए भी उनके जो आर्थिक स्थिति के वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए तो पहली बात तो स्कूल की व्यवस्था करवाऊंगी। और भी जैसे कोई गरीब है अगर उसके पास मतलब कि पैसे वैसे नहीं है तो उसकी जिस तरह से मैं उनकी मदद करना चाहूँगी करूँगी। अच्छा। यस सर। तो आपने समाज के बारे में सोच लिया है। यस सर। और कोई जैसे कभी किताबें पढ़ने का शौक रहा कि नहीं? हाँ सर, किताबें तो स्कूल की जो थी उन्हीं को पढ़ती थी। अच्छा। कोई विशेष कहानी हिंदी की अच्छी लगी हो कि हाँ ये बहुत अच्छी हमें मोटिवेट कर रही है? हिंदी वगैरह पढ़ती हो ना, तो उसमें कोई ऐसी कहानी रही हो जो आपको प्रेरित की हो, अच्छी लगी हो? कहानी तो हाँ, कोई कहानी अच्छी नहीं लगी सिलेबस में? एक आध दो कहानी रही कि नहीं? हाँ थी। कौन सी? कहाँ हम लोग भी कहाँ वो क्या बोलते हैं अरे हिंदी गद्य था। हाँ। हिंदी पद्य था। हाँ। अच्छा, पद्य और गद्य में कौन सा सबसे अच्छा रहा है कि हाँ ये पढ़ने मुझे मजा आया? मुझे पद्य पढ़ने में अच्छा। पद्य में तो किसकी रचना बड़ी अच्छी लगी? कौन सा ऐसा टॉपिक रहा जो आपको बहुत प्रेरित की है कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा है, लिखने वाले ने क्या लिखा है? महादेव वर्मा की। कौन सी
चिर सजग आंखें ऊनी, हाँ आज कैसा मस्त हाँ व्यस्त बाना, यस सर। जाग तुझको। दूर जाना। अच्छा, अच्छा लगा था। यस सर। हाँ, तो कुछ लाइनें याद करती हैं कि नहीं? अभी तो किस में विशेष रुचि अभी नहीं है? साहित्य पढ़ने का भी शौक जगा कि नहीं जगा? साहित्य में कभी दिमाग लगाए हो कि नहीं? अभी इतना नहीं। अच्छा, तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हाँ पढ़ूंगी। साहित्य का अर्थ मालूम है कि नहीं? अभी आपने कहा मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करना है, और सिविल सर्विस में मैंने कहा समाज की सेवा होती है, यस सर। है ना? और समाज की सेवा का मतलब यह है कि भाई साहित्य क्या शब्द है? साहित्य सबका हित चाहने वाला। यानी अगर आपको समाज में जाना है तो साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? यस सर। तो चलिए ठीक है। और कोई शौक? और मुझे कोई शौक नहीं अच्छा, है। खाना वाना नहीं बनाती थी? पहले कुकिंग का शौक नहीं था कि नहीं? पहले बनाती थी, लेकिन जब 9th में पहुंच गई थी तब से नहीं बना रही। अच्छा, यस सर। चलिए ठीक है। तो कोई विशेष पकवान जो आपको बहुत पसंद आता हो खाने में? मुझे मम्मी जो बना देती है मैं सब खा लेती हूँ। अच्छा, कोई वो ये नहीं है? नो सर। ठीक, मम्मी की बात आ गई है ना? तो मम्मी का योगदान किस प्रकार देखती हैं आप? मम्मी का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो मुझे ना कभी किसी चीज़ के लिए डांटती नहीं थी, और मैं जो चीज़ वो उनसे मांगती थी वो मुझे हरदम प्रोवाइड कराती थी। चलिए ठीक है। तो साथियों, आपने देखा कि मैंने जितने भी सवाल अंजलि से पूछे, अंजलि ने उसका जवाब बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से दिया, और मुझे विश्वास है कि इनका भी मार्गदर्शन जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी होगा, और उनके मन में भी ये एक मोटिवेशन जगेगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ आगे चल करके बड़ा करना है। और कहते हैं कि यहाँ पर पूरे कौशाम्बी जनपद में बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चों में इन्होंने अपना एक इकलौता स्थान बनाया है। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, वो चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, और चाहे विद्यालय हो, ये सबके लिए एक गर्व की बात होती है कि हमारा बच्चा जो है, और हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हमने ऐसे बच्चे को तैयार किया है जो पूरे ज़िले में प्रथम स्थान लाने की क्षमता रखता है। और आप लोग जो है क्या कहते हैं, ऐसे देखते रहें। थोड़ा से बातचीत करते हैं अंजलि की माताजी से और देखते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। साथियों, मैंने कहा था कि मैं अंजलि की माताजी से बात करूंगा, और देखिए हमारे साथ बैठी हुई हैं, और हम जानेंगे कि एक बच्चे की सफलता के पीछे अभिभावक का कितना बड़ा रोल होता है, उसके माता पिता की क्या भूमिका होती है। कुछ इन्हीं चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बताइए कि आपने अंजलि के लिए कैसे क्या रणनीति तैयार की? आपके मन में था कि बिटिया हमारे जिले में टॉप करेगी? अरे हमारे तो बहुत उम्मीद था। अच्छा, हाँ। क्या उम्मीद थी? अच्छा, उम्मीद था कि हमारी लड़की अच्छा नंबर लाएगी। अच्छा, हाँ। कब आपको पता चला कि ये लड़की ने आपका जो है टॉप किया है जिले में? अरे वो तो जब रिजल्ट आया था तभी पता चला था। अच्छा, फिर आप विद्यालय पहुंची होंगी, हाँ। तो वहाँ का क्या शोर शराबा था? अंजलि बुलाई थी तभी गए थे। अच्छा, अंजलि बुलाई थी, तो कैसा लगा था आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, और जिले में इनका प्रथम स्थान है, तो आप इनके लिए क्या क्या करती थी? सुबह कितने बजे उठ जाती थी? कभी इनसे ये नहीं सोचे कि हाँ इतनी बड़ी हो गई हैं, 12 में पढ़ रही हैं, इनसे कुछ हम अपने घर का कभी काम करवाएं? सारा काम आप खुद ही करती थी? पूरा काम हम ही करते थे, उसको कुछ भी काम सुना, बस खाना खाती थी, पढ़ाई करती थी। अच्छा, हाँ बस। तो कभी ये मन में नहीं आया कि हाँ इनसे भी कराना चाहिए? नहीं। और लोगों और समाज के लोगों को देखते हुए कि हाँ उनकी लड़की ये कर रही, उनकी लड़की ये कर रही, मुझे भी कराना चाहिए, आपने ऐसा क्यों सोचा? हम नहीं सोचा था, मगर वो सब कर लेती है, खाना बना लेती है, अच्छा, घर का काम भी कर लेती है, अच्छा, सब कुछ कर लेती है। अब बढ़िया सब करती हैं। पूरा। अच्छा, फिर भी आपने सोचा कि केवल इनको पढ़ाना है? हाँ, हमारा सपना है कि हम उसको पढ़ाएं। क्या बनाना चाहती हैं? अरे हम तो सोच रहे हैं कि वो जो उसका बनना होगा वो खुद ही अपना सोच के अच्छा, बनेगी, मगर हम तो वो तो पढ़ाएंगे। बिटिया सोच रही कलेक्टर बनेंगे? हम बनाएंगे ना। हाँ, वो जो बनना चाहते हैं हम वो भी बनाएंगे। अच्छा, मतलब ठान ली हैं हाँ। कि करना है? अच्छा, तो मतलब इन्हें कलेक्टर बनाना है? हाँ, बनाना है। अच्छा, चाहे उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ भी हो हाँ, तैयारी करेंगे आप? हम करेंगे उसके अच्छा, लिए। देखिए किस प्रकार का जुनून है, और एक सच में यही होता है कि जब माता पिता चाह लेता है और उसका आशीर्वाद बच्चों के साथ। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि के पिताजी, और कहते हैं कि जब एक बच्चा अपना जो है सफल होता है तो माता पिता का जो सीना होता है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि क्या करते हैं आप? बिल्डिंग काम करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग काम कहाँ कर रहते हैं? पूना में। पूना में रहते हैं। तो जब इसका रिजल्ट आया तो आप वहीं रहे होंगे?
तो आप जब सुने कि बच्ची ने कौशाम्बी में टॉप किया है तो उस समय आपको कैसा लगा था? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा कि हाँ बच्ची जो है इतना अच्छा कर रही है? तो बच्चों से आप हमेशा दूर रहते हैं, हाँ, तो कैसा लगा था आपको? हमें बहुत अच्छा लगा ना। अच्छा, देखिए यही ज़रूरी है। और आप चाह क्या रहे हैं बच्चे के लिए कि हाँ हम बच्चे के लिए इतना अच्छा करें? कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं? अभी इनको मैं तीनों को पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ेंगे ना उतना पढ़ाऊंगा। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? तीसरी तक। खाली तीसरी तक पढ़े हैं और आप बच्चों के लिए इतना करने के लिए तैयार हैं? हाँ, चलिए ठीक है। आप भावुक हो रहे हैं और सच भी यही है कि जब बच्चा अपना अच्छा कर लेता है, देखिए कितना बड़ा जुनून है। स्वयं तीसरी तक पढ़ाई किए हैं और ये जो आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, ये बच्चे बहुत आगे लेकर के जाएंगे, आपसे उम्मीद है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। तो ये चारों आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप इसके लिए तैयार रहें। आप बहुत अच्छा संस्कार दिए, आपकी मेहनत और ईमानदारी जो है इन बच्चों को आगे लेकर के जाएगी।